हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस का पार्ट नंबर 19 यानी 19 पढ़ेंगे, जिसमें अगेन हम जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या एनएमडीसी एग्जाम की, या कोई भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल पर भी, तो सब में आपके ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवाल को हैंड टू हैंड याद करते जाइएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही जो वीडियो की पीडीएफ होती हैं, डेली जीके जैसे क्वेश्चन होते हैं और जो इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह होते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराता हूं। और आप सबको पता ही है यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है ना। तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, कल का एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। On 15 August 1947, which of the following was the president of the Indian National Congress? तो ऑप्शन थे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बताते हुए आप लोगों कि सब लोगों ने सही जवाब दिया है और ये क्वेश्चन मैंने को पढ़ाया भी है, इसको आपको रिवीजन कर रहे हैं और आपको चीज़ें याद हैं। और इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये रहा पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। एट विच रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका वाज महात्मा गांधी थ्रोन बाय ट्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इस सवाल को दो तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो ये है, ऐसे पूछा जाता है, दूसरा तरीका ये है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहाँ पे किया था। तो आप आंसर लगा के आएंगे दक्षिण अफ्रीका में, ना कि इंडिया लगा के आ जाना, ठीक है ना। तो कहाँ पे फेंका गया था, इनको फेंका गया था पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर बी पीटर्सबर्ग। कब फेंका गया था, ईयर भी आपको याद रखना है। ईयर था इसका 1893, 1893 में, ठीक है ना, जब गांधी जी वहाँ पे सभी ने अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। क्योंकि आप सबको पता है काले गोरों का बहुत ज़्यादा भेद चल रहा था, इस वजह से उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था अफ्रीका के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता ही है 1915 में 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे, ठीक है ना, ये आप सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। हु एमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गोलमेज सम्मेलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके। और गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना ये हुए थे लंदन में, लंदन, ठीक है ना। लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और क्यों किया गया था कि वो भारत में कैसे संवैधानिक तंत्र बैठाया जाए, कैसे यहाँ पे देश को आज़ादी जब मिलेगी तो कैसे यहाँ का सरकारी स्ट्रक्चर वगैरह होगा, उस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो जो तीनों आपके लिए यहाँ से होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन से कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में, ठीक है ना। तो ये आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स का आंसर, और ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई बुक है ये। और इसके जो लेखक थे, ऑथर थे, वो कौन थे, भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो वो उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे थे, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है। काकरापार प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर। ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा या कृष्णा। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जो कि गुजरात में है, ये आपको पता ही है। तो जैसे पता ये गुजरात में ही होगा। और ये जो काकरापार प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पर है, तो ये है ताप्ती रिवर पे। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। पंकज आडवाणी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये भारत के, न्यूज़ में भी रहते हैं और इनका संबंध जो है वो है बिलियर्ड्स से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिलियर्ड्स। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है बिलियर्ड्स की ये हमारे भारत में, और इसलिए इनका क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है पंकज आडवाणी जी के बारे में, ठीक है ना। जब भी कुछ जीतते वगैरह हैं तब भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन द फॉलोइंग। तो अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ हर सेट में, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शंस को हम लोग। जोग, तो जोग आप सबको पता है जो जोग वाटरफॉल है कर्नाटक में है, तो इसलिए तो हमारा सही जवाब है। धुआंधार, धुआंधार मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर है, तो ये भी राइट आंसर है हमारा। हुंडरू झारखंड में है, ये भी सही जवाब है हमारा। इसका मतलब जो ये ऑप्शन बी दिया हुआ ये हमारा गलत है, ये करेक्टली मैच नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पापनासाम है ये कहाँ पर है? ये आपके है तिरुवेनिल में, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो अगर यहाँ पे तमिलनाडु होता तो भी यहाँ से सही होता, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश दिया, इस वजह से ये गलत हो जा रहा है। अगर ये पापनासाम अगर एग्जाम से पूछा जाएगा तो उसका आप आंसर लगाएंगे ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना, तिरुवेनिल जी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कॉजेस नर्वस सिस्टम डिजीज इन ह्यूमंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो आप सबको पता है वैसे आजकल बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जिस वजह से लोगों की उम्र ऑटोमेटिकली कम हो गई है। वैसे भी आजकल इंसान बहुत कम जी रहा है। अगर आप 60 साल जी जा रहे हैं तो समझिए आपने गंगा नहा लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, एयर इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है, डेली के डेली हम सांस ले रहे हैं, उसके अंदर कितने केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देख लो सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है आज के टाइम में। कोरोना भी देख ही लो, इसी की देन है, ठीक है ना, पॉल्यूशन की देन है या मैन मेड है, ये तो समझ में आता नहीं मेरे को भी, जहाँ तो मुझे लग रहा है ये मैन मेड ही है कोरोना, तो ठीक है ना, चाइनीज़ वायरस है ये, चाइना वालों ने बनाया है देश को बर्बाद करने के लिए हमारे। तो फ्रेंड्स फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो नर्वस सिस्टम को बर्बाद कर रहा है वो है हमारा लेड, शीशा। बहुत ही घातक चीज़ है, समझ लीजिए पेट्रोलियम में होता है हमारा, बहुत घातक पॉल्यूटेंट है ये एयर के लिए, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? इन व्हाट प्रपोर्शन शुड द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया बी मेंटेन टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए कितने वन होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये इकोलॉजी का, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको लगा के आना है 33.3%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इतना तो होना ही चाहिए, टोटल एरिया का इतना परसेंट एरिया जो है वन अगर है तो समझ लीजिए आपका मतलब बढ़िया है। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट हमारा है 24.69%। जो वन रिपोर्ट आई थी इसमें आया था ना अभी रिपोर्ट, ये वन रिपोर्ट मैंने इस पर वीडियो बना भी रखी सेपरेट वीडियो मैंने, अगर आपने जाके नहीं देखी वन रिपोर्ट की वीडियो, जाके मेरी वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, करंट अफेयर प्ले लिस्ट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में जो हमारा जो वन कवर है वो 24.69% है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, पहले 24.42 था, अब 24.69 हो गया है, लेकिन अभी भी हमको चाहिए कितना? है ना। अगला क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, तो ये कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? द सेल इज कॉल्ड द सुसाइड प्लेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार सवाल को पूछा गया अच्छा एग्जाम्स के अंदर। तो फ्रेंड्स जो कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाती है वो क्या कहलाती है? वो है इसका नाम लाइसोसोम। राइट आंसर होगा लाइसोसोम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, देख लीजिए लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है? प्रोवाइड्स डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स टू फ्लावर्स एंड सीड्स। आप देखते होंगे फूल, अब जब फूल को जो हम देखते हैं तो अलग टाइप के कितने प्यारे प्यारे रंग में फूल होते हैं, इसलिए हमको अट्रैक्ट रहता है जब हम देखते हैं कि अच्छा लगता है हमको। जब हम फूलों को देखते हैं, कोई लाल रंग का होता है, कोई पिंक कलर का होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है, तो हमको रंग को देख के हम इतने मोहित हो जाते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है फूल देखने में, कितने से बीज वगैरह होते हैं। तो उनको ये कलर देता कौन है? तो उनको जो कलर देता है किसमें? प्लांट्स के अंदर, वो होता है आपका एक पिगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा गया है? हु इज कॉल्ड एनर्जी प्लेनेट ऑफ द सेल? ठीक है ना, ग्रह, ये ग्रह प्लेनेट कर दिया, चाहिए प्लेनेट नहीं होगा यार, ये एनर्जी सेल हो गई, ठीक है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा गया है? तो आपने जब 9th-10th में रहेंगे तो आपने पढ़ा होगा, और आप सबको पता भी होगा कि एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है किससे मिलती है? एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच एरिया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीतरकनिका
क्योंकि ये घड़ियालों के लिए बड़ा फेमस है। घड़ियाल होते हैं ना, जैसे मगरमच्छ की एक वैरायटी होती है घड़ियाल, आपने देखा होगा, शायद आपने देखा भी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह चैनल पे आपने देखा होगा घड़ियाल कैसे होते हैं। नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्रोकोडाइल की ही एक प्रजाति होती है, क्रोकोडाइल बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ऑल इंडिया किसान सभा है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में ये क्वेश्चन ही काफ़ी बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? इसको स्टाफ बना के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और जो तुक्केबाज होते हैं इसका तुक्का क्या मार कहेंगे, उनको लगेगा, किसी को लगेगा 3 बार, किसी को लगेगा 1 बार, किसी को लगेगा 2 बार, 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम्स। जबकि इसका आंसर है नेवर, कभी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल कभी आज तक हमारे देश में नहीं लगा है। हालांकि पिछले साल थोड़ी संभावना बन रही थी, जब कोरोना आया था, जो लॉकडाउन लगा था, लोग कह रहे थे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे देश में नहीं लगा है, और भगवान ना करे कभी लगे। ठीक है ना। तो ये कौन सा आर्टिकल में, इसके बाद आर्टिकल ही पूछा जाता है इसके बारे में, तो आपको आर्टिकल नंबर याद, मैंने आपको पढ़ाया भी है, कौन सा, 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपातकाल 3 टाइप की होती हैं, एक होती है 352, एक होती है 356 और एक होती है 360। तो जो 352 होता है वो होता है नेशनल इमरजेंसी। जब कोई बाहर से अगर आक्रमण हम पे हो गया, कोई किसी देश ने हम पे हमला कर दिया, तो हम 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं। एक होता है 356 आप सुनते ही रहते हैं, जब राज्य में क्या होता है, जो मुख्यमंत्री या वहाँ का शासन फेल हो जाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आप राष्ट्रपति शासन सुनते होंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति शासन को 356 के तहत राज्यपाल के द्वारा वहाँ लगा दिया जाता है, ठीक है ना। और सारा जो वहाँ की जिम्मेदारी होती है वो राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। और तीसरा जो होता है वो यही होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि 360 में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू चेक द ऑब्जेक्टिव सीट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? तो ये तो उसका आंसर आप ऑप्शन देते ही समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा, MICR, OMR, OCR या MCR। तो आप समझ गए होंगे नाम से, क्या इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा OMR, ऑप्शन नंबर बी। अभी आप जो NMDC का पेपर देंगे तो वो भी OMR सीट पे ही पेपर होगा। ऑफलाइन जो पेपर जितने होते हैं वो OMR सीट पे ही होते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है, वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। और इसलिए OMR को ज़्यादातर ब्लैक पेन से भरने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो ब्लैक जो होता है ना, ब्लैक रंग को ज़्यादा समझता है। इसलिए जब भी आप OMR पेपर देने जाएँ तो हमेशा ब्लैक पेन लेके ही जाएँ, ब्लैक बॉल पेन होता है उसी को लेके आप जाएँ। ब्लैक पेन से अगर आप OMR भरेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है ना कि ब्लू पेन से, ठीक है ना। वैसे तो आजकल सबसे करा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होता है ब्लैक पेन से। तो OMR जो ऑब्जेक्टिव पेपर आप जितने देने जाते हैं OMR पे देते हैं ऑफलाइन पेपर, और जो ऑनलाइन पेपर होते हैं वो तो कंप्यूटर पे ही होते हैं आज के ज़माने में। वैसे बहुत कम ही आजकल ऑफलाइन पेपर हो रहा है, तो सारे पेपर ऑनलाइन ही होते हैं। एक सिविल सर्विस के पेपर अगर छोड़ दिया जाए और इक्का दुक्का ऐसे छोटे मोटे एग्जाम छोड़ दिया जाए तो सारे पेपर आप ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है ना। और ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट होता है OMR के मुकाबले में। OMR अगर आपने गलती कर दी एक बार, अगर आपने खाना भर दिया ब्लैक पेन से और बाद आपको आंसर याद आ गया तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, आप अपना आंसर बदल सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन पेपर ज़्यादा बेस्ट होता है। सपोज डेट आपने तुक्का शुरू मार दिया, आपको क्वेश्चन याद नहीं आया, आपने तुक्का मार दिया बी ऑप्शन पे OMR पे, तो बी तो आपने पूरा गोला भर दिया आपने। अब बाद आपको एकदम याद आ गया, नहीं यार इसका ऑप्शन सी था यार, मैंने पढ़ा था लेकिन गलती से मैंने OMR गलत आंसर कर दिया। गलती हो जाती कितनी बार, जल्दीबाजी OMR शीटर लोग बहुत गलती करते हैं, ठीक है। उसके बाद पछताते हैं, लेकिन आप वो आंसर चेंज तो कर नहीं सकते। अगर आप 2 गोले भरेंगे तब भी आपका आंसर वो डिस्क्वालीफाई हो जाना है, काटा पीटे करेंगे तब भी वो आंसर को डिस्क्वालीफाई हो जाना है। तो ना चाहते हुए आपका 1 नंबर आपको चला गया, और 1 नंबर का मतलब कितने बार पता चला कट ऑफ में 1 नंबर से आप रह गए, तो बड़ा पछतावा होता है लोगों को। इसलिए OMR शीटर जब भी क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो है, इज द लोगो ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट इनिशिएटिव है मोदी जी की पहले, कि भाई हमारे भारत में ही हर चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, ताकि हम आयात पर कम निर्भर रहें, एक्सपोर्ट पर हम कम क्या रहें, निर्भर रहें, इंपोर्ट हम करें अपने देश से, ठीक है ना। तो फ्रेंड इसका जो लोगो है उस पर जो बना हुआ आपने देखा भी होगा, इसका राइट आंसर वो है लॉयन, ऑप्शन नंबर है शेर। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया समिति का संबंध किससे है? विद हुम इज द सरकारिया कमेटी रिलेटेड? सरकारिया कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1998 में।
क्यों बनाया गया था? केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, कि कैसे केंद्र और राज्य संबंध आपस में तालमेल बना के जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती है उनको जनता तक पहुंचाएं, और कितना कितना शेयर है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी, ठीक है ना, उस पर ही सब बात करी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी क्या कीजिए, आप लाइक करने बड़े कंजूसी कर रहे हैं, व्यूज़ वगैरह बड़े कम आ रहे हैं, लेकिन चलो व्यूज़ का इशू नहीं है, लेकिन लाइक तो करा कीजिए, जितने लोग भी देखते हैं कम से कम। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी कहा जाता है का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? Who among the following has been appointed as the new chairman and managing director of Small Industrial Development Bank सिडबी? तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये मैंने पढ़ाया भी आपको कि सिडबी हमेशा एग्जाम पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर यानी इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है शिव सुब्रमण्यम रमण, इन्हीं को नया MD और चेयरमैन बनाया गया सिडबी बैंक का। और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है मैंने बता ही दिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सिडबी का। भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विच इंडियन रेसलर हैज वोन ए गोल्ड मेडल इन द 59 kg वेट कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पक्का आपको आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब भी गोल्ड मेडल हम जीतते हैं ना किसी भी स्पोर्ट्स में, तो वो क्वेश्चन एग्जाम पक्का पूछा जाता है एग्जाम का, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। यहाँ पे गोल्ड मेडल की बात हुई है, जब भी गोल्ड मेडल जीते हैं रेसलिंग में वो तो हमेशा एग्जाम पूछा जाता है। तो 59 kg में जो जीता है वो है आपकी कौन? इसका आंसर तो तुक्का का लोग मारेंगे तो विनेश फोगाट मार जाएंगे, सोचेंगे विनेश फोगाट ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर वो है सरिता मोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? विच नेशन इज होस्टिंग द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहीं पे देखो जीता किन्होंने है स्वर्ण पदक, वो सरिता मोर जीता, एक क्वेश्चन मैंने कराया, लेकिन ये हो कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो होस्ट सिटी होती है, होस्ट कंट्री होती है, वो भी एग्जाम पूछी जाती है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या जापान? ये क्वेश्चन अगर आपको करा भी चुका हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और यह रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? आशापूर्ण देवी, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम या महाश्वेता देवी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है सवाल को। तो इसका जवाब भी आप मुझे क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और बाकी मैंने बीच में जितने सवाल आपसे पूछे हैं उनका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक लड़की है संजना गौर, वो मैं देखता हूँ वो हर मेरे क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देती हैं। आज मैं उनका स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, कल मैं उनका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट मुझे बड़े पसंद। आपकी नॉलेज अच्छी है, आप कहते खुद को सेटिस्फिकेशन मिलेगा कि हाँ मेरी नॉलेज अच्छी है, और जो सारा सवाल हमसे पूछते हैं हमको सवाल आता है, उसका जवाब हम दे पाते हैं, ठीक है ना। तो जवाब देने की कोशिश सब लोग क्या कीजिए, जवाब दिया कीजिए। भले आप गलत आंसर देते हैं कमेंट में, कोई बुराई नहीं, लेकिन आंसर दिया करो, एटलीस्ट अटैम्प्ट करो। जब गलती करोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को मैं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपनी पढ़ाई पढ़िए, कोरोना टाइम चल रहा है, अपने घर में रहिए, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, ठीक है ना। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।